हेलो स्टूडेंट, चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। बीएलएलबी के 5वें सेमेस्टर का सब्जेक्ट है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, लॉ आप अब पढ़ना शुरू करेंगे। अब तक आपने बीएलएलबी के जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं सेमेस्टर में, आपका चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी सेमेस्टर रहे हैं, उसमें आपने हिस्ट्री पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, अपना इकोनॉमिक्स पढ़ा, पॉलिटी पढ़ा, लेकिन लॉ आपका स्टार्ट होता है बीएलएलबी के 5वें सेमेस्टर से। बीएलएलबी के 5वें ही सेमेस्टर में सौभाग्य की बात है कि सबसे बड़ा सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिल रहा है। सबसे बड़े से मेरा अर्थ है कि देश की सर्वोच्च विधि पहले ही सेमेस्टर में लॉ में आपके 5वें सेमेस्टर में स्टार्ट होती है। भारत के संविधान को देश की सर्वोच्च विधि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भारत के संविधान को देश की सर्वोच्च विधि? इसका एक बहुत आसान सा जवाब है कि जो हमारा भारतीय संविधान है और देश के अंदर जितने भी लॉ है, जितने भी कानून हैं, उन सभी कानूनों का स्रोत हमारा भारतीय संविधान है। स्रोत से मतलब ये है कि पार्लियामेंट के द्वारा जितने भी आपके कानून बनाए जाते हैं, चाहे वो कोई भी कानून हो, उन सभी का स्रोत वो सभी कानून भारतीय संविधान को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। जितने भी कानून बनेंगे उनमें इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि उनका कोई भी प्रोविज़न, उनका कोई भी सेक्शन ऐसा ना हो जो भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद से असंगत हो, या भारत के जो संविधान है उसके किसी भी अनुच्छेद का वायलेंस करता हो। ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि भारत का जो संविधान है वो देश की सर्वोच्च विधि है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देश की सर्वोच्च विधि है। अब इसके बारे में थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की कुछ फीचर्स हैं, भारतीय संविधान की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। सबसे पहली जो इसकी विशेषता आती है कि भारत का जो संविधान है, नंबर 1, भारत का संविधान एक विशालतम संविधान है। अब भारत के संविधान को विशालतम संविधान क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है कि भारत के संविधान में इतने बहुत सारे अनुच्छेद हैं। जब हमारा मूल संविधान बना तो हमारे मूल संविधान में कुल 495, लगभग 395 के करीब आपके आर्टिकल्स रहे हैं। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे संविधान में संशोधन होते गए, आर्टिकल बढ़ते गए, और आज अगर आप देखें तो आज 400 प्लस आपके संविधान में आर्टिकल जुड़ चुके हैं। 400 प्लस आपके संविधान में आज आर्टिकल जुड़ चुके हैं। और अगर हम चर्चा करें तो भारत का जब संविधान बना था तो भारत के संविधान 22 भागों में विभाजित था। भारत का जो संविधान था वो 22 भागों में विभाजित था, जो कि आज 24 भागों में बढ़ चुका है। और इसकी अनुसूचियों की बात करें तो भारत की जब मूल संविधान बना तो केवल 8 अनुसूचियाँ थी, जबकि आज 12 अनुसूचियाँ हैं। अब हम देखते हैं कि भारत का संविधान इतना बड़ा संविधान बनने का कारण क्या रहा, क्यों इतना बड़ा संविधान हुआ। सबसे पहला कारण हम लेते हैं कि जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था, इसकी ड्राफ्टिंग की जा रही थी, तो संविधान सभा में जितने भी लोग थे उन्होंने इस बात पर चर्चा की, इस बात को समझा कि देश विदेश में जितने भी संविधान लागू हैं उन सब की जो भी अच्छी बातें हैं, जो भी अच्छे प्रोविज़न हैं, वो हम अपने भारत के संविधान में सबमिट करेंगे। हम अपने भारत के संविधान में उन प्रोविज़नों को रखेंगे। तो हमने इस चीज़ को देखा कि अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में क्या लिया गया? मूल अधिकार। जो हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं, जीवन जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ है, और आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये जितने भी मूल अधिकार हैं इन सब का समावेश अमेरिकन संविधान को ध्यान में रखकर किया गया। इसी तरह हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं जो हमारे संविधान के भाग 4 में हैं, उनका भी समावेश किया गया, उनको भी संविधान में जगह दी गई भाग 4 में। वो हमने लिए आयरलैंड के संविधान से। इसी प्रकार हमने भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली को रखा, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने रखा ब्रिटेन के संविधान से, क्योंकि
स्वतंत्रता अधिनियम 1935 में भी हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अप्लाई कर दिया था केंद्र में और राज्यों में। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने भारतीय संविधान, भारत की परिस्थितियों के लिए उन चीज़ों को अनुकूल माना, तो उनको भारतीय संविधान में हमने जगह दी। तो ये कुछ कारण रहे जिससे भारत का जो संविधान है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब इसी में एक क्रम में और आता है कि भारत के संविधान का बड़ा होने का और एक क्या कारण है। भारत का संविधान जो इतना विशाल संविधान हुआ, इसका एक कारण सबसे बड़ा मुख्य ये है कि भारतीय संघ जो है, भारतीय जो परिसंघ है, वो कई राज्यों से मिलकर बना है। वो किसी एक राज्य से मिलकर बना नहीं है, वो कई सारे राज्यों से मिलकर बना है। अब जब कई सारे राज्य हैं तो कई सारे राज्यों की अपनी भौगोलिक स्थिति है, कई सारे राज्यों की अपनी विशेष स्थितियां हैं, विशेष संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। तो इसलिए भी उनसे संबंधित जो प्रोविज़न थे, उन राज्यों के जितने भी संघ में शामिल हुए, उन राज्यों की जो शासन व्यवस्था है वो किस प्रकार चलेगी, इसके प्रोविज़न भी भारत के संविधान में ही दिए गए हैं। इसलिए भी भारत का संविधान बड़ा हो गया। एक दूसरा कारण ये रहा कि भारत का क्षेत्र है वो भी अपने आप में विशालतम है। भारत एक विशाल देश है। भौगोलिक स्थिति से अगर हम देखें, भारत एक विशाल देश है। तो यहाँ पर अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं। अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोगों के कारण उनकी संस्कृति, उनकी भाषा को बचाने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए प्रोविज़न भी भारतीय संविधान में ही दिए गए हैं। इसलिए भी भारत का संविधान बड़ा हो जाता है। और एक कारण है भारत के संविधान के बड़ा होने का कि भारत के संविधान में मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किया गया है। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित जितने भी आपके प्रोविज़न हैं वो भारत के संविधान में ही दे दिए गए हैं। उनसे संबंधित कोई अलग से कानून नहीं बनाया गया है। देखो, भारत के नागरिकों के लिए, भारतीय व्यक्तियों के लिए, उनके मूल अधिकारों का संरक्षण करने के लिए, मूल अधिकार क्या होते हैं? मूल अधिकार जो व्यक्ति की मौलिक आवश्यकता होती है, जो व्यक्ति के जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं, उनको भी भारत के संविधान में जगह दी गई। और एक अलग से भाग 3 पूरा का पूरा भारतीय मूल अधिकारों से संबंधित है। और इसी तरह मूल अधिकार तो चलो हमारे अधिकार हैं, इसी तरह आपका भाग 4 आता है। संविधान का जो भाग 4 है उसमें दिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व, वो भी हमारे अधिकार हैं। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व भी हमारे अधिकार हैं। निदेशक तत्व राज्य को निर्देश देते हैं, राज्य के ऊपर एक ड्यूटी लगाते हैं कि भारत सरकार जो है या राज्य जो है उसके कुछ कार्य रहेंगे, उसके कुछ काम रहेंगे जो कि उसको अपनी जिम्मेदारियां रहेंगी, जो कि वो भारतीय नागरिकों के प्रति निभाएंगे। तो उनकी ड्यूटीज़, उनकी जिम्मेदारियां भी भारतीय संविधान में ही लिख दी गई भाग 4 में, जिसको नाम दिया गया नीति निर्देशक तत्व। तो इनसे संबंधित जितने भी प्रोविज़न थे वो भी भारत के संविधान में ही लिखे गए या समाविष्ट किए गए। इसी का कारण, यही एक कारण रहा है जिससे भारत का जो संविधान है वो थोड़ा विशाल हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है। अब ये तो इसकी एक पहली विशेषता थी भारत के संविधान की कि भारत का जो संविधान है वो एक विशालतम संविधान है। अब इसकी दूसरी विशेषता आती है भारत का जो संविधान है वो प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य की स्थापना करता है। अगर आपने भारत के संविधान की प्रियम्बल को कहीं पढ़ा होगा, भारत के संविधान के जो उद्देशिका है उसको कहीं रीड किया होगा, तो उसमें लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का निश्चय करते हैं।
तो ये प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, ये क्या है? ये भी हमारे भारत के संविधान की एक विशेषता है। कैसी विशेषता है? अब इनके जो वर्ड हैं प्रभुत्व संपन्न, इसको समझना थोड़ा जरूरी है कि प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ होता है, सॉवरेन का क्या अर्थ होता है। देखो, भारत जो राज्य है, भारत की जो सरकार है, वो अपने आप में प्रभुत्व संपन्न है। प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारत से संबंधित जो भी निर्णय लिए जाएंगे, भारत की विदेश नीति से संबंधित जो निर्णय लिए जाएंगे, या भारत राज्य क्षेत्र के अंदर जो भी कार्य होंगे, उन सब काम को करने के लिए भारत स्वतंत्र है। उन सब कार्यों को करने के लिए भारत को किसी विदेशी बॉडी की या किसी विदेशी शक्ति की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। ये बात संविधान में लिखी गई है कि भारत जो है एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है, यानी कि उससे संबंधित जितने भी कार्य होंगे वो किसी विदेश नीति पर आधारित नहीं होंगे। उनका निर्णय करने के लिए भारत स्वयं स्वतंत्र है। ये प्रभुत्व संपन्नता का अर्थ होता है। दूसरा अर्थ है आपका लोकतंत्रात्मक। अब आप समझिए कि हमने संसदीय ढंग की सरकार को अपनाया है। भारत का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने रखा है कि भारत में जो लोग शासन करते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते, वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। लोकतंत्र का अर्थ है कि जनता, शासन की जो शक्तियां हैं वो जनता में निहित रहेंगी। देश में जो शासन करेगा वो जनता शासन करेगी। शासन की शक्तियां जनता में निहित रहेंगी, जनता के लिए रहेंगी और जनता ही उनका निर्वहन करेगी। इसी को लोकतंत्र बोलते हैं। जनता कैसे निर्वहन करती है, शासन को कैसे चलाती है जनता संसदीय ढंग की सरकार में ऐसे चलाती है कि जो हमारे प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनका चुनाव सीधे जनता के द्वारा किया जाता है। जो हमारे लोग प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है और वही जनता के ऊपर शासन करते हैं। अब आप समझिए कि जैसे आपका कोई संसदीय क्षेत्र है, तो आपका जो संसदीय क्षेत्र है, आपके संसदीय क्षेत्र के बारे में जो भी आपकी परिस्थितियां हैं, आपके क्षेत्र की जो भी परिस्थितियां हैं, चाहे वो बिजली की है, चाहे वो पानी की है, चाहे वो पर्यावरण को लेकर है, चाहे वो रोजगार को लेकर है, उसके बारे में सबसे बेहतर कौन जान सकता है? उस संसदीय क्षेत्र की परिस्थितियों के बारे में सबसे बेहतर कौन जान सकता है? उसके बारे में सबसे बेहतर आप जान सकते हैं। उसके बारे में सबसे बेहतर केरल में बैठा हुआ कोई व्यक्ति नहीं जान सकता, या महाराष्ट्र में बैठा कोई व्यक्ति नहीं जान सकता कि आपके संसदीय क्षेत्र में किन चीज़ों की आवश्यकता है, आपका संसदीय क्षेत्र किन समस्याओं से जूझ रहा है। इसलिए आप ही के बीच से निकलकर आपका प्रतिनिधि संसद में, पार्लियामेंट में पहुंचता है। इसी को बोलते हैं संसदीय ढंग की सरकार, कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा शासन चलाया जाता है। अब इसी का अर्थ है लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब यही है कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार जनता के ऊपर शासन करती है। अब पंथ निरपेक्ष, हालांकि पंथ निरपेक्ष शब्द को मैं आपको बताऊं, ये हमारा जब मूल संविधान बना तब हमारे संविधान में नहीं था। पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया कब? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ है? पंथ निरपेक्ष, सेकुलर का अर्थ है ऐसा देश जिसका कोई अपना विशेष धर्म नहीं है, या जो किसी विशेष धर्म को या किसी भी धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं देता। वो सभी धर्मों के साथ एक समान व्यवहार करता है। इसी को हम पंथ निरपेक्षता कहते हैं। इसी को हम पंथ निरपेक्षता कहते हैं कि राज्य का कोई अपना विशेष धर्म नहीं है, राज्य सभी धर्मों के साथ एक समान व्यवहार करेगा। हालांकि 42वें संविधान संशोधन से पहले भी इस शब्द को जोड़े बिना भी देश में इसी प्रकार की शासन व्यवस्था थी। राज्य किसी भी धर्म के साथ, किसी व्यक्ति के साथ उसके धर्म के आधार पर कोई विभेद नहीं करता था। कोई ऐसा कानून नहीं बनता था जो किसी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर विभेद करता हो। लेकिन फिर भी एक
कह सकते हैं कि संविधान में लिखे बिना भी पंथ निरपेक्षता का पालन किया जा रहा था, लेकिन फिर भी सबको संविधान में जोड़ दिया गया। ये और भी स्पष्ट हो गया और भी अच्छा हो गया। अब हम बात करते हैं समाजवाद सबका। हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं पर। भारतीय संविधान की विशेषता है कि यहाँ पर समाजवाद स्थापित है। समाजवाद का अर्थ है देश की जो उत्पादन की शक्तियाँ हैं, देश के जो संसाधन हैं, उन पर राज्य का अधिकार रहेगा। राज्य देश के संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करेगा, राज्य देश के जो संसाधन है, आर्थिक जो संसाधन है, उनका इस ढंग से संचालन करेगा जिससे समाज में एक आर्थिक न्याय का स्थापित किया जा सके। क्योंकि हमने एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना संविधान के माध्यम से की है। लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ है कि देश के अंदर हम अपने देश